Hello friends, a warm welcome to Ansarkari, and you must be ready with your notebook. Obviously you can keep an atlas also side by side if you keep an atlas so that at times जब आपको लगता है कि you want to have a closer look at some point तो आप उसको देख सकते हैं. तीसरी बात, हर पॉइंट को समझ के चलिए. गोल ये नहीं है कि आपको मीनिंगलेस तरीके से बहुत सारे टर्म्स पता लग जाएं. गोल ये है कि आपकी फैमिलियरिटी बढ़े. गोल ये भी नहीं है कि आपको टेक्निकल तौर पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए. गोल ये है कि आप खुद सीखें और खुद उस चीज़ को निकालने की कोशिश करें, उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें. गोल ये भी है कि नई चीज़ों से जानकारी मिले, नए आइडियाज़ आपके माइंड में आए. गोल ये भी है कि यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे भी ब्रॉड है जो ऑलरेडी आपके पास है, तो आपको कॉन्फिडेंस आए कि यस आई एम डूइंग बेटर. गोल ये भी है कि इफ यू वांट टू गेट इन टच बैक विद अस, यू कैन गेट बैक in touch and you can do well by creation of a very specific and a strategic program for you so that you can get success without any nonsensical ideas. So let's start. Please do share, like and subscribe our channel. That's very important and it will be really appreciated. Starting with the key point, सबसे पहले स्टैम्पेड होता है इंडोनेशिया के स्टेडियम में. 125 people are dead. The question is not that. The question is that visitor management. Question is that crowd management. Question is that people management. Question is that big event management. कैसे होगा? इंडिया में तो बड़े बड़े श्राइन्स हैं, वैष्णो देवी श्राइन, तिरुपति, महाकुंभ फेस्टिवल और क्रिकेट मैचेस से भी लेकर है. तो आप एज ए फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर क्या ऐसे 4 से 5 पॉइंट सोचते हो जो विजिटर मैनेजमेंट में हमेशा ध्यान में रखे जाने चाहिए? सोचिए. इसके लिए कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, और किताब पढ़ने की अगर जरूरत है तो वो बाद में सोचेंगे. पहले आप खुद सोचिए. एंड यू कैन ऑलवेज राइट बैक, यू कैन ऑलवेज note down that point in your notebook and you can show it to your parents, or you can always get back to me if we are working on some kind of program. Secondly, मैं पॉइंट उठाता हूं कि भारत में इंटरप्रेन्योरशिप का एनवायरनमेंट कैसे बनाया जाए. क्या सबको जॉब मिल सकती है? नहीं मिल सकती. क्या सारे कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट्स को प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिल सकती है? नहीं मिल सकती. तो वो जॉब क्रिएटर कैसे बनेंगे? हाउ टू कट डाउन ऑन पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी. भाई इंडिया में 20 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं. 23 करोड़ लोग को भी 375 यानी 375 रुपीज पर डे से कम कमाते हैं. एंड देर आर मोर देन 4 करोड़ पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड. ये फिगर याद करके कोई फायदा नहीं है. ये फिगर आप एग्जाम में लिख भी देंगे, नंबर फिर भी नहीं आएंगे. आपको इनका आंसर ढूंढना है. वी हैव एन अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ अराउंड 7.6%. तो क्या चाहिए इंडिया को? लेबर इंटेंसिव भारतीय इकोनॉमिक मॉडल, एक वर्ड यूज किया. तो कहाँ आएगा ये? टेक्सटाइल्स में आएगा, या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आएगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आएगा, कहाँ आएगा? सर्विस सेक्टर तो हमारा स्ट्रांग वैसे ही है. एंड हाउ टू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग, या जो अभी हमने बात की थी सेमीकंडक्टर, जो हमने पिछले लेक्चर्स में बात की है. इंडिया में सेमीकंडक्टर जो फैक्ट्री होने जा रही है, जो जॉइंट वेंचर एक तरीके से, जो मतलब कोलैबोरेशन हुआ है दो कंपनीज के बीच में, दे आर गोइंग टू सेट अप इन गुजरात. तो क्या उससे डायरेक्ट जॉब्स मिलेंगी? क्या होगा? That is what you have to understand, because without understanding this point there is no point in mugging up a lot of ideas. India is one of the top 6 economies of the world, but India is having 1/5 of the top 1% of India is having 20% of the wealth. इंडिया का टॉप 1% जो है भारत की 20% वेल्थ को लिए बैठा है, और 50% जो पॉपुलेशन है इंडिया की, उसके उसके पास मात्र 13% इनकम है. तो ये फिगर हमें क्या बताते हैं कि कितने ज्यादा आपको फैलाव की जरूरत है. क्लीन वाटर, न्यूट्रिशियस फूड, कम्युनल हार्मनी, प्लूरलिटी, गुड एजुकेशन, सब चीजों की जरूरत है. एंड देन जॉब्स आर ओनली एट अर्बन स्पेसिस. व्हाट अबाउट द विलेजेस? और अर्बन लाइव्स भी जो है वो अनप्लैंड है. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दैट इज व्हाट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय द राइटिंग. तो स्वावलंबी भारत अभियान जैसे मान लो आरएसएस इज लॉन्च्ड, बट देन उसको लोकल लेवल तक कैसे लेके जाएं, स्किल डेवलपमेंट कैसे करें, उसकी मार्केटिंग कैसे हो, ये आपको सोचना है. यही आपको आंसर्स में थोड़ा बहुत इनके आइडियाज लेके आने हैं along with the syllabus. So local talent must be promoted and it must get success. That is the first point today I want to talk about. Secondly, अगर मैं इसी को जोड़ूं कि इंडिया में इन्फ्लेशन हाई है, आई एग्री, बट द फॉर्डर फॉर्डर इन्फ्लेशन, जिसे हम कहते हैं घास फूस, जिसे हम कहते हैं भैंस का चारा, गाय भैंस का चारा, वो भी 9 ईयर हाई रेट के ऊपर है. कारण रेन्स लेट आई, सेकंड उससे क्रॉप डैमेज भी हुआ. यानी कि ग्रीन फॉर्डर भी शॉर्ट है, ड्राई फॉर्डर भी शॉर्ट है.
आप सोचिए कि इसको आप कैसे, हाउ एज अ डिप्टी कमिश्नर, एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एज एन एग्रीकल्चर ऑफिसर आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। उनका तो हो गया, और कोई स्कीम भी नहीं है अचानक से। तो रेड फ्लैग जो फॉर्डर के ऊपर था, जो हम कल बात करेंगे कि फॉर्डर डेफिसिट होने वाला है, उसको इग्नोर कर दिया गया। तो आप इनके लिए क्या सोचते हैं क्या किया जाए। यू नो द स्कीम्स, एग्रीकल्चर स्कीम्स, यू नो द स्कीम्स, किसान क्रेडिट कार्ड, यू नो द स्कीम्स अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, स्टेट लेवल को भी जानते हैं। तो इसका आंसर सोचिए क्या हो सकता है। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, क्या नॉन पोल्यूटिंग टेक्नोलॉजी वाले जो ऑटो सेक्टर हैं, नॉन पोल्यूटिंग टेक्नोलॉजी वाले ऑटो सेक्टर, उनको टैक्स ब्रेक्स दिए जाने चाहिए। और उनको टैक्स ब्रेक्स दिए जाने चाहिए तो कैसे दिए जाने चाहिए, ताकि इंडिया का ग्रीन रिन्यूएबल का जो गोल है वो बढ़े। ओके, नॉन पोल्यूटिंग टेक, यानी कि इंटरनल कम्बशन इंजन के व्हीकल्स तो हैं ही, लेकिन क्या और कैटेगरी की जो उसमें ईवी व्हीकल्स आएंगे, जैसे प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स। हमने पहले भी एक दिन चर्चा की थी इन वन ऑफ आवर प्रीवियस लेक्चर्स कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रोजन को भी जो यूज करते हैं। वन इज प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स, यानी जिनको पीएचईवी बोलते हैं, जिनके अंदर एक आईसी इंजन भी है यानी इंटरनल कम्बशन इंजन है, और साथ में जो है इलेक्ट्रिक मोटर भी है, उसमें रिचार्जेबल बैटरी लगेगी। फिर दूसरा क्या है, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, एफसीईवी। आप गूगल कर लेना, टोयोटा की मिराई या होंडा की क्लैरिटी या हुंडई के नेक्सो, वो हाइड्रोजन पावर यूज कर रहे हैं, ऑन बोर्ड इलेक्ट्रिक मोटर यूज कर रहे हैं। तीसरा ऐसे ही कन्वेंशनल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एचईवीज। इसमें भी देखिएगा किसी गाड़ी के पीछे आपने पढ़ा है क्या, कैसे होता है ये। तो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम होता है इसके अंदर, उनके पास प्लग इन ऑप्शन नहीं है, ऑन बोर्ड बैटरी है उसके ऊपर, और वो चार्ज होती है जब गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, या फिर मतलब रीजनरेटिव ब्रेकिंग हो रही है। तो ये कुछ आइडिया है, ऐसे हो रहा है। दूसरी अगर मैं बात करूं कि माइल न्यूट्रिशन को टैकल करने के लिए नंदुरबार ने आईआईटी बॉम्बे का एक मॉडल यूज किया। आईआईटी बॉम्बे का मॉड्यूल यूज करके वर्कर्स को ट्रेन किया गया ताकि नई मदर्स को वो ट्रेन कर सकें। वर्कर्स ने न्यू मदर्स को ट्रेन किया, और इससे ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत अधिक सुधार आया। नई टेक्निक एक तरीके से यूज की गई। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव सोशल आइडिया जिसको आप कह सकते हैं। गवर्नेंस का एग्जाम्पल हुआ। लेकिन क्या ये भी गवर्नेंस का एग्जाम्पल है कि इलेक्ट्रिक स्टाफ आपका पूरा पुदुचेरी का स्ट्राइक पे चला गया, क्योंकि पूरे के पूरे पुदुचेरी ने प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट जो है मुहिम उठा ली है। पुदुचेरी के जितने वर्कर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स इंक्लूडिंग इंजीनियर्स, वो प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहते अंडर एनी कॉस्ट। दैट इज वाई दे हैव गॉन ऑन स्ट्राइक। आपका क्या मानना है, क्या इसको कैसे हैंडल करना चाहिए, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। प्लीज थिंक अबाउट इट एंड कीप अ वॉच। सिमिलरली, गोइंग फॉरवर्ड एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इंडिया में, दिल्ली में, अगर ग्राउंड वाटर एक लैंडफिल के नजदीक है तो उसमें हैवी मेटल्स होते हैं जैसे लीड और कैडमियम। पीटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप समझ सकते हैं कि हैंडपंप में टोटल डिजोल्व सॉल्वेंट कितने होने चाहिए, एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी होनी चाहिए, परमिशेबल लिमिट कितनी होनी चाहिए। यानी बीआईएस स्टैंडर्ड्स जो ड्रिंकिंग वाटर के हैं, वो एक्सेप्टेबल लिमिट्स जो हैं वो इंप्लीमेंट की जानी चाहिए। जो भी एक्सेस होगा, जैसे मान लीजिए टोटल डिजोल्व सॉल्वेंट शुड बी अराउंड 2016.8 मिलीग्राम पर लीटर, और एक्सेप्टेबल लिमिट है 500 मिलीग्राम पर लीटर, और आपका परमिसिबल लिमिट है 2000 मिलीग्राम पर लीटर। तो एक्सेप्टेबल के नीचे होना चाहिए। तो हार्डनेस भी एक्सेप्टेबल के नीचे होनी चाहिए। सिमिलरली इज द केस विद यू नो टोटल अल्कलिनिटी, कैडमियम एंड टोटल कोलिफॉर्म। तो पॉइंट इज दैट टीडीएस क्या है, टीडीएस इज इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक मैटर डिजॉल्व इन वाटर। उसमें कैल्शियम आएगा, मैग्नीशियम आएगा, सल्फर क्लोराइड आएगा। तो टीडीएस जो वाटर में ओरिजिनेट होता है वो होता है नेचुरल सोर्स से। अब उसके अंदर अगर मान लो सीवेज मिल गया, अर्बन और एग्रीकल्चर रन ऑफ वाटर में मिल गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी मिल गया, तो भाई उससे फर्क आएगा ही आएगा। कोलीफॉर्म, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है, सॉइल में मिलता है, वाटर से सरफेस वाटर, अगर वाटर वाटर जो है सरफेस वाटर से अगर इन्फ्लुएंस हुआ है और उसके अंदर ह्यूमन और एनिमल वेस्ट मिल गया, तो दे वो फिर गड़बड़ हो जाती है। दीज बैक्टीरियाज अपने आप कोई गड़बड़ नहीं करते, बट देन दे डू इंडिकेट दैट देयर आर अदर पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। कैडमियम एंड लीड, दे आर हैवी मेटल्स। तो यानी इसीलिए एग्जांपल दिया यहाँ पर, तो ये समझा गया। तो आप इससे समझिए कि NABL की जो एक्रेडिटेड लेबोरेटरी है उसने रिजल्ट शो किए, दिल्ली में शो किए। सो व्हाट अबाउट इंडस्ट्रियल टाउन, व्हाट अबाउट सिटीज एंड सो ऑन। और ये वो है जो गार्बेज के पास है, तो फर्क पड़ता है। आप इसको बारे में सोचिए, आप सोचिए कि कैसे चेंज हो। जब आप एथिक्स की केस स्टडी हम करेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसे ही क्वेश्चंस के रियल आंसर हमें देने पड़ते हैं, दो दो चार चार लाइन के अंदर। अगर मैं बात करूं आपसे गवर्नेंस की,
एडमिनिस्ट्रेटर बनने की, तो उसमें प्रधानमंत्री जी का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट और एनएसए की एडवाइजरी को कोई भी इग्नोर ना करे। अगर एनएसए कह रहा है भाई चाइना से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी जिससे आप दवाइयां बनाते हो, वो ना मंगाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग ट्रक लिए उसको किसी तरीके से कम किया जाए, तो आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी का ये भी कहना है कि पॉलिसी जो है वो टाइम के साथ बदल जानी चाहिए, कस्टमाइज हो जानी चाहिए। इसीलिए एग्जाम का सिलेबस भी वही है, लेकिन उसकी आउटलुक और अप्रोच चेंज हो रही है। उसकी हमारी कोशिश है कि उसके लिए आप प्रिपेयर हों। बिना कॉन्फिडेंस के वो हो नहीं सकता। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ जो इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है, या वैसे भी आपको पता होना चाहिए, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस को आप सेपरेट कैसे रखोगे? स्टडीज और यूपीएससी प्रिपरेशन को कैसे सेपरेट रखोगे? हाउ यू विल कीप देम सेपरेट? तो एग्जाम्पल यहाँ पर महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब का है, जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। तो गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस है कि चीफ मिनिस्टर इज फॉर द होल state. He must take care of all the challenging issues and he must issue policy directions on the basis of the you know input he is getting from the masses. ये हो गई पॉलिसी, ये हो गया गवर्नेंस। पॉलिटिक्स क्या है कि शिवसेना के लोग, उनकी पार्टी के लोग या उनके वेल विशर्स उनसे दिन रात मिलें, और चीफ मिनिस्टर ऑफिस का भी कोई प्रोटोकॉल ना हो, वहां पर भी खूब भीड़ लगी हो, लोग चिट्ठियां दे रहे हो, और अपोजिट पार्टी के एमएलएज, ब्यूरोक्रेट्स, लीडर्स, इंडस्ट्रीज, इनको भी मिलने का टाइम ना हो। या फिर चीफ मिनिस्टर जो है घर घर जाके सबसे मिल रहे हैं, हर पंडाल में जा रहे हैं, और उसके बाद वो जो है दही हांडी भी कर रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं, तो ये हो गई पॉलिटिक्स गवर्नेंस, ये नहीं हुआ। तो देयर हैज टू बी सम डिफरेंस बिटवीन गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स। जैसे आप जब एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं तो आपको भी गवर्नेंस का पार्ट बनना है, पॉलिटिक्स का नहीं। आप ज्यादा किसी पॉलिटिशियन से मिल रहे हैं, आप ज्यादा उसकी तारीफ कर रहे हैं, आप ज्यादा उसके हर जगह दिख रहे हैं, तो ये हो गया पॉलिटिक्स। लेकिन अगर आप अपने काम से काम रखें, दैट वी कैन कॉल गवर्नेंस। फॉर एग्जांपल, प्रेसिडेंट इज टॉकिंग हियर गवर्नेंस व्हेन शी इज सेइंग दैट 60 करोड़ पीपल हैव चेंज देयर बिहेवियरल बिहेवियरल यू नो थिंकिंग, या बिहेवियरल मैसेज जो दे रही हैं ये, कि ग्रामीण भारत का जो स्वच्छ भारत अभियान है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो शुरू हुआ था, उससे बिहेवियरल चेंज मूवमेंट भारत में शुरू हुई। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है। सेकंड फेज हो रहा है उसका अभी। तो यानी जितने 6 लाख विलेजेस हैं उनको हम बनाएंगे ओडीएफ प्लस, यानी ओपन डिफिकेशन तो खत्म करना ही करना है। मोर कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल 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 प्रॉब्लम जैसे सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी हमें शुरू करना है। तो स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण जो द्वितीय शुरू हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में बात हो रही है। कीपिंग इन माइंड अनदर केस स्टडी कि कानपुर में एक एक्सीडेंट होता है, एक ट्रॉली होती है, ट्रॉली में 40 लोग होते हैं, बच्चे के मुंडन करके वापस आ रहे हैं और ट्रॉली उलट गई और 26 लोग मर गए, और ड्राइवर जो है वो गायब हो गया। और कहा भी जा रहा है कि ड्राइवर जो है बहुत तेज ट्रैक्टर चला रहा था, उसने दारू भी शायद पहले पी थी, और जो है मतलब ये ही इज अभी तक वो गायब है, क्योंकि ही इज एट लार्ज कहा गया। तो इसके लिए एसएचओ को सस्पेंड किया गया, उनके ज्यूरिसडिक्शन में आता। तो आप किस हद तक सोचते हैं कि एसएचओ का इसमें वाकई रोल था, या इसमें कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल होना चाहिए, या किसी की कोई गलती नहीं है? आप कैसे सोचते हो इसको? सोचिए। ऐसे इंसिडेंट्स आपको सोचने पर मजबूर करने चाहिए। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी विजिट किया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ट्वीट किया, पीएमओ ने ट्वीट किया। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ सच पब्लिक बट ट्रेजिक इवेंट्स। सुप्रीम कोर्ट के हमने रूल की बात की थी जनरल स्टडीज पेपर 2 के एंगल से, और इवन सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और इवन जो है साइकोलॉजी में भी आप यूज कर सकते हैं। हमने बात की थी कि कोर्ट ने सेक्सुअल वायलेंस को एड्रेस किया मैरिज के अंदर, और उन्होंने मैरिटल रेप को एक कंडीशन माना 24 वीक तक। लेकिन 2021 के जो रूल्स थे वो अबॉर्शन 24 वीक तक उन वुमेन के लिए मान रहे थे सिर्फ जो सर्वाइवल थे असॉल्ट के, सेक्सुअल असॉल्ट के या रेप के। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्पस के लिए अब कहा कि वो भी उस मतलब उसमें मैरिटल रेप भी इंक्लूड हो जाएगा। यानी इससे सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप को या उसके रिमूव करने की बात नहीं की है आईपीसी से, इंडियन पिनल कोड से, लेकिन बात यह कि इस बारे में मुद्दा आगे बढ़ा। हम इस बारे में लेक्चर, प्लीज रेफर टू आवर प्रीवियस लेक्चर जहां हमने डिटेल में बात की थी। इन टर्म्स ऑफ पब्लिक पीएसआईआर, दैट इज पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 की अगर मैं बात करूं, तो इंडिया कब तक प्रोलॉन्ग जो कन्फ्रंटेशन है रशिया का यूक्रेन के लिए, उस पर कब तक अपने स्टैंड को बिल्कुल क्लियर नहीं करेगा? इट इज कॉस्टिंग इंडिया स्ट्रेटेजिकली मच नाउ, क्योंकि रशिया ने रिन्यूड थ्रेट भी दे दिया न्यूक्लियर वॉर का, एंड सेकेंडली इट हैज आल्सो एनेक्स दोस टेरिटरीज व्हिच it occupied the territory that it was occupying, उनको भी एनेक्स कर लिया।
नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इंडिया कैसे करेगा? इंडिया के लिए धीरे धीरे एफर्ट धीरे धीरे मुश्किल होता जाएगा. सो दैट इज वाई एसेंशियल क्वेश्चन जो यूक्रेन वॉर में है वो ये है दैट बॉर्डर हैज बीन चेंज बाय यूजिंग फोर्स. So India cannot really agree with the fact that the border of any sovereign, any independent nation can be changed with use of force. ये आइडिया को इंडिया एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता है कि कोई मेजर पावर अपने नेबर को अटैक करे, उसकी टेरिटरी सीज कर ले. ये जो एंगल है, इस एंगल से इंडिया को सेंसिटिविटी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा. सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के आइडिया को इंडिया साइडलाइन नहीं कर सकता. एंड इसको इंडिया को एक ग्लोबल पोजीशन के हिसाब से देखना पड़ेगा. दैट इज वन आइडिया वी कैन से. सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ जनरल स्टडीज पेपर 1 और 3 जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, और इकोनॉमिक्स में भी जब हम टॉपिक की बात करते हैं, फूड सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ की हम बात करते हैं, फूड ग्रेन्स, पब्लिक सप्लाई की, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंदर हमने जो और वादा किया है कि हम और पीडीएस के थ्रू करेंगे, इट इज गोइंग टू बी ह्यूजली फिजिकली डिफिकल्ट टास्क. उसका खर्चा तो हमें उठाना ही उठाना पड़ेगा. कोविड लॉकडाउन में दैट वाज गुड, बट कोविड के बाद अब भी अगर सरकार फ्री में देती है तो उसका हिसाब किताब कैसे पूरा होगा? बट द क्वेश्चन अराइजेस कि वो भी चलिए मानिए, लेकिन उसके अलावा अगर हम स्ट्रीमलाइन करें पीडीएस को, हम उसका डाइवर्जन रोकें, हम उसकी चोरी रोकें, और उसके बाद हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पर भी गेहूं आना चाहिए. जो रशिया से गेहूं आना चाहिए वो सस्ता आना चाहिए. अगर वो नहीं आता है, ऑस्ट्रेलियन गेहूं भी नवंबर के बाद आएगा, ऑस्ट्रेलिया से जो हम वीट क्रॉप इंपोर्ट करते हैं. तो इन सब चीज़ों के कारण आप कह सकते हैं कि हमारे लिए थोड़ा सा टफ होगा एज लॉन्ग एज द सिचुएशन डू नॉट बिकम नॉर्मल. बट स्टिल इंडिया ने ऐसा कर दिया है, तो मतलब एक्सेस गेन तो अब है नहीं वेयर हाउसेज में, और लॉजिक भी नहीं है फ्री देने का. लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू होते हुए, शायद आप कह सकते हैं कि गुजरात में भी चुनाव है, बाकी स्टेट्स में भी हैं, दैट इज वाई इट इज डूइंग सो फॉर कीपिंग इन माइंड. अब हम चर्चा करते हैं गांधी जी की, क्योंकि गांधी जयंती इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट एन इवेंट, इट इज अ ग्रेट सेलिब्रेशन. रिटोरिक नहीं है, उस पर भी हम एक बात करेंगे. क्या वो रिटोरिक बन के रह गया है? क्या गांधी जी सिर्फ किताब में रह गए हैं? कि गांधी जी सिर्फ ऐसे ही रिचुअल होता है और हमने ताली बजा दी, हमने गांधी जयंती बोल दी, और बट क्या हम रियली में कुछ ऐसा करते हैं क्या? तो गांधी जी का कोट मैं आपको बता देता हूँ, विच विल बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. और एक और कोट जो मैंने आपको ऊपर बताया भी, शायद नहीं बताया, आई एम रिपीटिंग इट. वॉर इज व्हाट हैपेंस व्हेन लैंग्वेज फेल्स. सो वी मस्ट ऑलवेज यूज लैंग्वेज. वॉर इज व्हाट हैपेंस व्हेन लैंग्वेज फेल्स. इस पे आपको ऐसे भी डायरेक्ट आ सकता है. ट्राई टू राइट 100 वर्ड्स ऑन दिस. वॉर इज व्हाट हैपेंस व्हेन लैंग्वेज फेल्स. सो महात्मा गांधी जी ने कहा कि इफ आई वाज टू बी देयर रियल टीचर एंड गार्जियन, आई मस्ट टच देयर हार्ट्स, आई मस्ट हेल्प टू सॉल्व देम द प्रॉब्लम्स, आई मस्ट टेक along the right channel द सर्जिंग एस्पिरेशंस ऑफ द यूथ. तो यानी कि यूथ के एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए उनको राइट डायरेक्शन दिखाना चाहिए. इंडिया यूएन पार्टनरशिप इन एक्शन एक प्रोग्राम का नाम यहाँ दिया है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके थ्रू काम होना चाहिए. नेशनल यूथ पॉलिसी अगले 10 साल में क्या बोलनी चाहिए, वो आत्मनिर्भर बनाएगी, वो एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लेके आएगी, वो आपके इन जो एम्प्लॉयमेंट इन्वायरमेंट है उसमें चेंज लेके आएगी. उसके बाद जो है वो आपको स्किल्ड बनाएगी, आपको अकाउंटेबल बनाएगी, आपको एस्पिरेशंस को पूरा करेगी. तो गांधी फेलोशिप, दैट इज पीरामल, यू नो अजय पीरामल एंड तृप्ति व्यास, दे आर टॉकिंग अबाउट इट. सो द क्वेश्चन इज दैट दीज थिंग्स आर चेंज मेकर्स. ये एक तरीके से कैटलिस्ट है, जैसे निर्माण प्रोग्राम बाई सर्च. अब निर्माण प्रोग्राम जो है उसका फुल फॉर्म प्लीज चेक कीजिएगा. गाड़चिरोली में हुआ, वन ऑफ माय स्टूडेंट वाज आल्सो देयर एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और उसने फैसिलिटेट किया प्रो सोशल पर्पस ऑफ लाइफ अमंग द यूथ. गाड़चिरोली की हम बात कर रहे हैं. तो ऐसे चेंज मेकर्स आइडियाज को हमें और बढ़ाना होगा. तो एग्जाम में आप कुछ थोड़ा बहुत ये यूज कर सकते हैं, बाकी तो बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा उसको हमें यूज करना होगा. Coming to the next point, natural gas. So natural gas, on 5th September, do check out our 10 points on energy security. लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ नेचुरल गैस की. नेचुरल गैस क्या भारत में उसकी जो प्राइसिंग है, क्या वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, या फिर वो पीएसयू और गवर्नमेंट के द्वारा लागू होनी चाहिए? ये एक चर्चा का विषय है. इंडिया का लॉन्ग टर्म विजन है कि वो अपनी गैस इकोनॉमी को प्रमोट कर सके. समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया लॉन्ग टर्म में चाहता है कि वो जो है गैस प्राइसेस को इस तरीके से करे कि इट इज एबल टू फुलफिल इट्स ऑल नीड्स एंड डिमांड्स. तो इसके लिए कमेटियां बनाई गई अलग अलग. सो कंपोजिशन ऑफ कमिटी डिस्कस कि भाई कैसे
नेचुरल गैस प्राइसिंग को कैसे सिस्टमेटिक किया जाए। उसमें पीएसयू के आदमी भी थे, तो पीएसयू के कहना है आर्टिकल का, वो क्यों चाहेंगे कि उनका रोल डिमिनिश हो। इंडिया के पास नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं, पर ये नेचुरल गैस रिजर्व्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स टोपोग्राफी में है। प्लीज ओपन योर एटलस एंड डू चेकआउट कि इंडिया में नेचुरल गैस रिजर्व्स कहाँ कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से साइट में है। गूगल करो या फिर एटलस में जाके ढूंढो, या फिर आप डायरेक्ट लिखेंगे तो आई एम श्योर सामने आ जाएगा। लेकिन इंडिया को डेवलप और उसको करने के लिए इंडिया नीड्स लॉट ऑफ मनी। तो रियलिटी क्या है, हाई रिस्क है एक्सप्लोरेशन, और पता नहीं उसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा भी या नहीं होगा। उसके जियोलॉजिकल, टेक्निकल और इकोनॉमिक ऑब्स्टिकल्स भी हैं। अब क्वेश्चन आता है कि उसकी प्राइसिंग का, जो मैंने बोला, तो प्राइसिंग के अंदर भी पीएसयूज का, एज आई टोल्ड यू दैट दे आर फॉलोइंग ए फॉर्मूला कॉल्ड ए कॉस्ट प्लस बेसिस। कॉस्ट प्लस बेसिस, तो उस फार्मूले के हिसाब से आप काम कर रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने एक और फार्मूला बनाया जिसमें उन्होंने देखा कि जो यूके, यूएस, कनाडा, रशिया, उनके प्राइस को आप एवरेज कर लीजिए, और वो गैस इंडिया को जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया गैस डेफिसिट है और एक इम्पोर्टर है, तो ये आइडिया आपने ले लिया। फिर उसके बाद आपने लिया कि भाई इंडिया में जो डीप वाटर्स में जो हाई टेम्परेचर और जो गैस आ रही है, एक उसका एक आपने इंपोर्ट प्राइस का एवरेज निकाला, जैसे नैप्था हो गया, कोल हो गया, और उसके बाद आपने किस प्राइस पे यहाँ लैंड कर रही है एलएनजी यानी लिक्विड नेचुरल गैस। देखिएगा एलएनजी के कंपोनेंट क्या होते हैं, इस हिसाब से आपने सोचा उसका प्राइस हम लगा लें। तो ये ट्वीक होता रहा है। लेकिन अब यूक्रेन क्राइसिस आई है, एनर्जी मार्केट भी फंडामेंटली चेंज हो गया है, फ्रेगमेंटेड भी हो गया है पहले से ज़्यादा, प्राइसेस भी राइज हो गए हैं। तो ऐसे केस में इंडिया को क्या करना चाहिए। सो इंडिया को कहने का मतलब है आर्टिकल का कि इंडिया शुड अडॉप्ट ए मेथड जहां पर इंडिया जो है सारी कॉम्प्लेक्सिटी को छोड़ के प्रोड्यूसर जो गैस का है, और जो सारे के सारे प्रोड्यूसर को वो जो है वो प्राइसेस को डिटरमाइन करने दे, और उसमें खुद ना घुसे। डायरेक्ट और ट्रांसपेरेंट नेगोशिएशंस की जाएं डिफरेंट कंज्यूमर्स से। और जो कंसर्न क्या है कि प्राइस उससे अनअफोर्डेबल हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज हमारे यहाँ गैस आ सकती है, आके कहीं जा नहीं सकती। सो देर आर नो लिक्विफिकेशन फैसिलिटीज इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट ऑफ एलएनजी इन इंडिया। सब्सिडी प्रोवाइड कर दी जाए गवर्नमेंट से, और वो डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट दे उसको थ्रू एक्सचेकर, यानी कि गैस प्रोड्यूसर्स जो है वो उनका बर्डन ना उठाएं। ये एक एग्जाम्पल दिया गया है कि इंडिया कैसे ग्रीन एनर्जी में पास होके चल सकता है। आई लुक फॉरवर्ड टू रीडिंग यू दिस आर्टिकल एटलीस्ट 2 times एंड अंडरस्टैंड कि ये कहना क्या चाह रहा है, सो दैट यू विल हैव अ क्लैरिटी ऑफ थॉट ऑन वन टॉपिक। इट इज अ कॉम्प्लेक्स टेक्निकल टॉपिक। इन टर्म्स ऑफ एथिक्स, अगर आपसे बात की जाए कि गांधी जी कि कैसे आप अपने जीवन में आप बात को उतारेंगे या कैसे उसको फॉलो करेंगे, तो क्या गांधी जी सिर्फ हिंद स्वराज पढ़ के या माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पढ़ के हो सकते हैं, या उनकी क्रिएटिविटी और उनकी वाइब्रेंसी को लाइफ में लाने के लिए आपको जो है सोचना पड़ेगा। टीचर और स्टूडेंट्स का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन क्या इसके लिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप नेशनलिस्टिक एटीट्यूड और आइडियाज को भी प्रमोट करें, एंड टीचर, स्टूडेंट्स एंड एज ए फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर आप कुछ ऐसी बात कहें और करें जो गांधी जी के आइडिया से मैच करती हो। चाहे आप अपने ड्रेसअप से ले लें, चाहे आप अपने वेस्ट मैनेजमेंट से ले लें, चाहे आप अपने डेली लाइफ की बात करें कि कितने सिंप्लिसिटी से आप वो चीज कर रहे हैं, क्योंकि गांधी जी बिलीव्ड इन द यूनिटी ऑफ ब्रेन एंड हार्ट, लर्निंग थ्रू डूइंग। और अगर आप आपकी हॉबी वॉकिंग है, तो आप भी गांधी जी की तरह बात कर सकते हैं कि वॉकिंग इज वन ऑफ द बेस्ट हॉबीज। गांधी जी ने वॉकिंग के थ्रू ही जो है बहुत ह्यूमैनिटी को टच करने की कोशिश की। सो गांधी जी क्या सिर्फ क्लासरूम में पढ़ाए जा सकते हैं? ये गांधी जी जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, बोल के आपको समझ में आ जाएंगे, ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि गांधी जी आप अपने आंसर्स के थ्रू सोचें, गांधी जी आप अपने थॉट प्रोसेस के थ्रू लेके आए? कुछ तो सोचें, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी कोशिश है, मैं अपने आप से ईमानदारी से रहूंगा, ये भी गांधी जी का एक विचार है, प्लीज सोचिएगा। इफ यू डू लाइक इट देन प्रैक्टिस इट। कमिंग फर्दर टू द आइडिया ऑफ यूनाइटेड किंगडम एज अ ग्रेट इकोनॉमी, एंड उनके आइडिया हम लेना चाहते हैं कि भाई वो इंडिया यूके रिलेशन को, यूके के जो एम्बेसडर हैं वो कैसे देखते हैं। तो वो कहते हैं कि आई एम कमिंग टू इंडिया आफ्टर से 30 years, सो आई एम फाइंडिंग इंडिया इज चेंज इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपिटलिज्म। यानी इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ी है, कैपिटलिज्म बढ़ा है। कैसा बढ़ा है ये चर्चा का विषय है, हम इसको अलग से फिर देख सकते हैं। दूसरा, India is talking about big targets. For example, India is talking about net zero carbon economy by 2070। ये पीटी का फैक्ट हो गया, ग्लासगो का क्लाइमेट चेंज समिट में जो हमने बात की थी। India is talking about a developed economy by 2047। Similarly, अगर हम बात करें
क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल जो रिलेशनशिप है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जिसको हम कहते हैं, और साथ में एक है ऑकस, ऑस्ट्रेलिया और बाकी कंट्रीज में आपको गैस करने के लिए छोड़ देता हूँ, ऑकस। तो AUKUS हो गया या क्वाड हो गया। वो क्या क्या है वो, कैसे, क्या वो एशियन नाटो है? तो एम्बेसडर साहब का कहना है कि नाटो तो नहीं है वो, क्योंकि नाटो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत एग्रेशन और उसकी वजह से आया था। लेकिन कंट्रीज आज इंडिपेंडेंट है, कंट्रीज को आज सिक्योरिटी है, लेकिन इंडो पैसिफिक रीजन का जो माइंडसेट है, जो उसका कल्चर है, जो उसके स्टाइल है, जो उसके ट्रेड्स हैं, वो डिफरेंट है। लेकिन उसको क्वाड और ऑकस जैसा ही कुछ ढूंढना पड़ेगा, दैट इज व्हाट ही वांट्स टू से। सेकंडली इट इज सेइंग दैट मोर इंपॉर्टेंट फॉर यूनाइटेड किंगडम इज नॉट इंडो पाक, PAK नहीं है, इंडो पैक, PAC है इंडिया के लिए। तो यानी इंडो पैसिफिक पे फिर से यूके भी जोर दे रहा है, क्योंकि यूके की भी बहुत डीप strategic and industrial relations हैं. It also wants to maintain its not, I should say, hegemony, but its dominance in the world economy. That is why it is also bothered. It is also one of the powers. So फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो रहा है इंडिया और यूके का, दैट इज व्हाट वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट। सिमिलरली वो अपने मॉनेटरी कंडीशंस की बात कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, देखिए गूगल करके और इसका ऑब्जेक्टिव पढ़िए कि वो ग्रोथ फोरकास्ट क्या कर रही है यूके के लिए और बाकी उसके लिए। एंड इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दैट in UK or other where also, it is standing for rule of law, it is standing for following legal norms, following basic ideas. Secondly, क्लाइमेट चेंज के बारे में उनका कहना है, क्लाइमेट चेंज सबके लिए इशू है, कोल्ड वॉर की तरह नहीं है, ऑल कंट्रीज आर कमिंग टुगेदर, दे शुड रिड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज बाय 1.5 to 2%. And UN charter in this regard is also clear, and that is why India, UK and also UN, they are working in the same direction. इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहले हम बात करते हैं। आर्कटिक रीजन में, वेस्टर्न रीजन में, आर्कटिक ओशियन खोलिए, देखिए रशिया के ऊपर कहां कहां तक पहुंचा हुआ है, क्या हो रहा है। आर्कटिक रीजन, आर्कटिक ओशियन के अंदर जो एसिडिटी है वो 3 से 4 टाइम्स बढ़ गई है बाकी जगह के मुकाबले, यानी बाकी ओशियन वाटर के मुकाबले। यानी देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस एंड रेट ऑफ ओशियन एसिडिफिकेशन। जितनी तेजी से बर्फ पिघल रही है, उतनी तेजी से जो है ओशियन एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है। यानी आर्कटिक सी आइस जो है इस तरीके से आइस नहीं रहेगी, और धीरे धीरे वो समर्स में गर्म हो जाएगा। जैसे ही गर्म होगा, तो जो ओशियन है वो और एसिडिक हो जाएगा, उससे लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएंगी डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ सी क्रिएचर्स के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल क्रैब्स। सो क्रैब्स का एग्जाम्पल यहाँ दिया है, पीटी में आपको समझने में मदद मिलेगी कॉन्सेप्ट को। क्रस्टी शेल बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट का, एक शेल बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट का क्रैब। लेकिन पोलर बियर जो है, जैसे वो हेल्दी फिश पॉपुलेशन खाते हैं, और सी बर्ड्स जो है वो प्लैंकटन, सबसे छोटे छोटे जो होते हैं प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, पीटी में क्वेश्चन भी आते हैं, प्लीज डू चेकआउट ये होता क्या है प्लैंकटन। आप फोटो देखिए आपको समझ में आएगा। तो सी फूड जो है एलिमेंट इंडियन मतलब ह्यूमन डाइट का भी, ये सारी चीजें जो है गड़बड़ हो रही हैं, क्योंकि सी वाटर एसिडिफाई ज़्यादा हो जाएगा तो उसका वो नेचर खत्म हो जाएगा। सी वाटर का नॉर्मली अल्कलाइन होता है, उसका पीएच वैल्यू अराउंड 8.1 होता है। तो ये जो सी आइस मेल्टिंग का जो मैकेनिज्म है, ये रैपिड पीएच का जो डिक्रीज है, ये है क्योंकि जो सी वाटर जो है वो चेंज हो जाता है 3 बेसिक रीजंस की वजह से। फर्स्ट, जो वाटर सी आइस के अंडर है उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी है जब तक वो आइस के अंदर है, लेकिन जैसे ही वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से एक्सपोज होगा तो वो जितनी मर्जी कार्बन डाइऑक्साइड चाहेगा उसको सोख लेगा। सेकेंडली, जो सी वाटर है अगर वो मेल्ट वाटर के साथ जुड़ेगा, उससे क्या होगा, वो भी दोनों मिक्स नहीं होते डीप वाटर में, लेकिन जब ऊपर मिलेंगे तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड सरफेस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी। और तीसरी बात कि मेल्ट वाटर जो पानी यानी आइस से जो पानी बना है वो डाइल्यूट कर देता है कार्बोनेट आयन कॉन्सेंट्रेशन को सी वाटर के अंदर। इससे उसकी एबिलिटी कम हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रलाइज करने की, और वो जो है ओशियन के पीएच को रैपिडली डिक्रीज कर देता है। मैंने आपको सिंपल भाषा में बताने की कोशिश की। यू डू रीड इन योर ओन वे,
and try to make a sense of it so that you understand the concept, which is very, very important from both prelims and also from the interview perspective. गोइंग बैक टू द यूके थिंग जो अभी हम बात कर रहे थे, तो मैं तीन कॉन्सेप्ट, तीन सिंपल वर्ड्स आपके सामने यूज करूंगा। जब पूछा जाता है कि ग्लोबली जो भी हो रहा है बॉटल सप्लाई, मतलब सप्लाई के जो बॉटल नेक्स है, बॉटल नेक का मतलब जैसे बॉटल होती है उसकी नेक पतली होती है, आप उससे एक साथ सब कुछ नहीं निकाल सकते, ऐसे सप्लाई चेन में भी होता है, सब जगह होता है। तो ये रिसेशन है कि स्टैगफ्लेशन है कि क्या है यूके इकोनॉमी या वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी में? तो उत्तर ये कि श्रीलंका तो ऑलरेडी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को झेल रहा है, इंटरेस्ट रेट ऊपर उठे हुए हैं, तो ग्लोबल जो है, ग्लोबली हम कह रहे हैं रिसेशनरी प्रेशर है, रिसेशन हो रहा है, यानी ग्लोबल क्रेडिट चेन भी सूख रही है। सेकेंडली, सारे के सारे सेंट्रल बैंक वर्ल्ड के अपने जो है रेट्स को रेज कर रहे हैं एक्सेप्ट चाइना एंड जापान। जापान के तो हमेशा से ही डाउन थे, लेकिन जापान के लिए तो बहुत खुशी की बात है। सो द क्वेश्चन रियली इज कि रेसेशन होगा कि स्टैगफ्लेशन होगा? तो दोनों हो सकते हैं। तो आप देखिए, स्टैगफ्लेशन यानी इन्फ्लेशन के साथ और क्या होता है जिससे स्टैगफ्लेशन हो जाता है, मैं आपसे पूछता हूँ ये। तो रिसेशन भी हो सकता है, स्टैगफ्लेशन भी हो सकता है, रैपिडली हो सकता है। दैट इज व्हाट वी कैन से अबाउट द यूके इकोनॉमी। क्योंकि यूके के अंदर नई सरकार जो आई है उसने धड़ल्ले से खूब पैसा बांट दिया है, टैक्स कम कर दिए हैं, प्राइसेस उन्होंने जो है जो बिजली है या बाकी है चीजें, और जो हायर रिच सेगमेंट है उसके टैक्स को भी कट कर दिया है, और चीजों के, और ये सब कहाँ से हुआ? मार्केट से पैसा उठा के कर दिया है। तो क्वेश्चन ये उठता है, भाई मार्केट से पैसा उठा ले, दोगे कैसे? द बैलेंस इज अबाउट कि आप ढंग से जियोगे कैसे। सो दिस इज व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द होल थिंग, अगर मैं एक जनरल भाषा में कहूँ। व्हेन यू रीड दिस केयरफुली एंड स्पेशली द हाईलाइटेड पोर्शन, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट इट वेल। हाउस होल्ड फाइनेंशियल पे हमने ऑलरेडी एक आर्टिकल किया था। आज सिर्फ हेडिंग आती है कि हाउस होल्ड फाइनेंशियल एसेट्स फाइनेंशियल ईयर 2022 में डिपॉजिट हो रहे हैं, मतलब फॉल हो रहा है डिपॉजिट ग्रोथ में। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई हाउस होल्ड फाइनेंशियल एसेट्स किस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो सिर्फ यहाँ मैंने आपको हाईलाइट दिखाने के लिए किया है। कमिंग टू अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि रूरल इकोनॉमी काम कैसे करती है, कि आपने देखा गाँव में जो है सड़कें बढ़ गई हैं, शहरों में सड़कें गाँव तक जोड़ती हैं और कनेक्टिविटी बहुत बढ़ रही है, तो उससे सेल्स अच्छी हो रही हैं। आज भी भारत में कार जो है वो नॉन एसेंशियल आइटम है, कार को अभी भी इमोशनली देखा जाता है, कार के लिए पूरी फैमिली जाती है, कार के लिए पूरी रिचुअल होता है। अर्बन रूरल कनेक्टिविटी अब बहुत अच्छी हो गई है। तो इसीलिए इसीलिए अगर रूरल एरिया कार खरीद रहे हैं ज़्यादा, इससे हम देख सकते हैं कि इकोनॉमी के एंगल से इट इज़ नॉट ए कंसर्न कि स्लो डाउन हो रहा है। ओके, अब 20% जो टॉप हमारी पॉपुलेशन है वही डिस्क्रिशनरी डिमांड को बढ़ाती है। डिस्क्रिशनरी डिमांड मतलब जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है फिर भी आप वो खर्च करते हैं, यानी एफ्लुएंट कंज्यूमर्स लेवल, जो बहुत पैसे वाले जिसे हम पार्टी हिंदी भाषा में कहते हैं, वो ना कोविड से उनको कुछ इम्पेक्ट हुआ ना कुछ हुआ। 20% पॉपुलेशन जो है वही डिस्क्रिशनरी डिमांड को बढ़ा रही है, रूरल एरियाज के अंदर भी और अर्बन एरियाज के अंदर भी। मोर देन 50% लोगों ने गोल्ड और ज्वेलरी जैसे प्लान था वैसे ही खींचा, और उनमें से हाफ ऑफ देम जो है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने, कार में भी इन्वेस्ट करने अगले 2 महीने में जा रहे हैं। तो ये क्या दिखाता है कि एक पेंडेमिक में भी एक ग्रुप है, एक सेक्टर है सोसाइटी का, they are having enough leverage or discretion with them and they are doing it, but ऐसा सिर्फ 20% है। टॉप 20% ऑफ पॉपुलेशन ड्राइविंग डिस्क्रिशनरी डिमांड। आम आदमी ऐसा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आम आदमी को तो जो है बेसिक नीड्स और नेसेसिटीज को पूरा करना है। तुलसी तांती, पायनियर ऑफ रिन्यूएबल पावर, तुलसी तांती, very important gentleman, very important soul and person. He went on to create a market for wind, wind energy, विंड एनर्जी एंड विंड पावर इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, आप इसको देखिएगा। हमने इससे पहले भी चर्चा की थी कि विंडफॉल टैक्स क्या होता है क्रूड क्रूड के कॉन्टेक्स्ट में। तो विंडफॉल का मतलब आपको बहुत अचानक से आपके साथ छप्पर फाड़ के कुछ मिल गया, तो अगर आपको विंडफॉल फायदे हो रहे हैं तो सरकार बोलती है हमें विंडफॉल टैक्स भी दो। तो क्रूड के ऊपर ये लगाया गया था, अब इसको हटा दिया गया है। गवर्नमेंट ने जो है कट कर दिया है, हटाया नहीं, उसको कट किया है। डोमेस्टिकली प्रोड्यूस क्रूड ऑयल पे 8,000 रुपये टन से घटा कर दिया गया है उसको 10,050 यानी 10,500 रुपीज पर टन से उसको 8,000 रुपीज पर टन कम किया है। तो कॉन्सेप्ट इज दैट कि विंडफॉल टैक्स होता है। विंडफॉल टैक्स is a kind of tax which was introduced in July, and the government felt that the crude prices are allowing oil companies to make a lot of profit, windfall profits. तो इसलिए एक्सचेकर यानी कि सरकार के खजाने को भी मदद मिलनी चाहिए उससे, दैट इज व्हाट वी कैन से।
So we have discussed all important key areas and ideas from here. Now let's move to rest of the news items which are very important and which are going to help us in understanding what is happening, starting uh, with the Hindu. Let's see. So I'm giving an example of a case study that Parandur, the Gram Sabha in and around Parandur in Tamil Nadu, they are strictly against the government proposal कि वहां पर एक एयरपोर्ट आए. वो कहते हैं कि हमें सालों साल लगे हैं. ग्राम सभा इन एंड अराउंड परंदूर दे हैव पास रेजोल्यूशंस की सेकंड एयरपोर्ट चेन्नई सिटी का यहाँ बने, उन्होंने मना कर दिया है. ग्राम सभा उन्होंने मना कर दिया है. देखिए आप जेवर और वहाँ को आप कंपेयर करने की कोशिश कीजिए या बाकी चीज़ों को सोचने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने मना कर दिया है, पैसे के बावजूद भी मना कर दिया है. उन्होंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे लाइवलीहुड और हमारे घर जो आ रहे हैं वो हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएंगे, हमें दूसरी जगह नहीं जाना. सेकेंडली 10-10 साल लगे हैं हमें घर को बनाने में बहुत डिफिकल्टी के साथ. गवर्नमेंट हमें कंपनसेशन दे सकती है बट वी आर नॉट रेडी टू गो. 6 acres ऑफ लैंड और वो फार्मिंग जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है. तो ग्राम सभा आर पावरफुल. वी आर passing resolutions so that people in power both at the center and state take cognizance of it. तो आप क्या कहेंगे अगर आप अभी कांचीपुर के कलेक्टर होते तो आप क्या करते और किन पैरामीटर्स के ऊपर आप ये सॉल्व कराते कि वो एयरपोर्ट वहां आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए. इतना ही सोच पाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी. मूविंग फर्दर टू अंडरस्टैंड, again we are talking about here from society perspective and also from sociology and psychology perspective, that this newly judgment by the Supreme Court recently, it is going to have impact on, you know, safe surrender of children rather than abandoning them. हिंदी मूवीज की तरह और इंडियन मूवीज की तरह बच्चा हुआ और बच्चा माँ ने कहीं छोड़ दिया. Newborn childs being found abandoned in garbage piles, dustbins, bushes, roadside, ये हम पढ़ते रहते हैं. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो कहता है कि 709 क्रिमिनल केसेस रजिस्टर किए गए 2021 में और नो केस इज रजिस्टर्ड जब आप चाइल्ड को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी पे सरेंडर कर देते हो अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, जिसको जेजे एक्ट भी कहते हैं. तो अबंडनमेंट नहीं होना चाहिए, सरेंडर होना चाहिए. क्योंकि बायोलॉजिकल पेरेंट्स जो हैं या गार्जियन वो अगर सोचते हैं कि दे आर अनफिट टू रेज द चाइल्ड तो उन्हें abandon करने की क्या जरूरत है. देयर आर सो मेनी नीडी पीपल इन इंडिया हु वांट टू अडॉप्ट चिल्ड्रन. Children in India are available legally free for adoption. तो there is something called Central Adoption Resource Authority जो बताती है कि इंडिया में 2991 कंट्री अडॉप्शन हुए एंड 414 इंटर कंट्री अडॉप्शन भी हुए. सिमिलरली रिव्यू ऑफ गार्जियनशिप और अडॉप्शन लॉज ये भी पास हुआ. उसके बाद भी 2430 चिल्ड्रन वर डिक्लेयर्ड लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन. देखिए कितने अच्छे एग्जांपल्स हैं ये. सो सरेंडर ऑफ चाइल्ड इज बहुत कारण हो सकते हैं, फिजिकल, इमोशनल, सोशल फैक्टर बियॉन्ड कंट्रोल. सो दैट इज वाई जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हैज एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन ऑल अदर लॉज इन फोर्स. सो कोई मतलब कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी बायोलॉजिकल पेरेंट्स के अगेंस्ट इन द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी रिलेटिंग टू अबंडन्ड और सरेंडर्ड चाइल्ड. ऑल एफर्ट्स किए जाते हैं कि कौन इसके माता पिता हैं, गलती से तो नहीं हो गया, लेकिन कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं, इसीलिए नहीं किया जाता. इसलिए देयर इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू सरेंडर चाइल्ड रेदर देन अबंडन. Abandonment endangers the child's life. Surrender before CWC is a guarantee that the child will be taken care of. This is very very important from society and from sociological and psychology optional perspective. ये एक अच्छा एग्जाम्पल है. अदरवाइज बच्चा कहाँ पहुंच जाएगा. बच्चा ड्रग एडिक्ट्स के अल्कोहलिक्स कहीं भी पहुंच सकता है. पेरेंट्स भी अल्कोहलिक्स और ड्रग एडिक्ट्स भी हो सकते हैं. अगर वो बताते हैं कि पेरेंट्स ही अगर बोलते हैं कि हम ऐसे हैं एंड वी आर अनेबल टू रेज द चाइल्ड, दे कैन आल्सो गिव दैट और फर्दर डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ सच चिल्ड्रन इज प्रोहिबिटेड. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसीलिए लिबरल इंटरप्रिटेशन दिया है लॉ का टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का, विच वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल्स, दैट मैरिड वुमेन अब वर्ड रिप्लेस करके उन्होंने एनी वुमेन कर दिया. यानी कि प्रेगनेंसी अगर अनवांटेड भी है तो आप बच्चे को ऐसे करने की वो नहीं है. दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्रॉड. सो अनमैरिड वुमेन भी पिटिशनर हो सकती है, वो भी प्रेगनेंसी अपने 24 वीक्स की कर सकती है आउट ऑफ फील्ड लिव इन रिलेशनशिप सब्जेक्ट टू मेडिकल बोर्ड रिकमेंडेशंस की हेल्थ को कोई खतरा नहीं है. So this is one of the important reasons. One of the major reasons is lack of awareness on the law of
लॉ ऑन द सरेंडर ऑफ अनवांटेड चिल्ड्रन। बहुत सारे केसेस में एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, जिसको हम आशा कहते हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन से जुड़ा हुआ वर्ड है आशा, दाई या आंगनवाड़ी वर्कर, उनको पता रहता है, वो भी हेल्प कर सकते हैं। तो सरेंडर डीड जो है वो बिफोर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी या पेरेंट या गार्जियन या पुलिस ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट, चाइल्ड लाइन सर्विसेज, एनजीओ सबके, और वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर, इन सब के सामने हो सकती है। सोशल वर्कर या कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन ऐसा कर सकता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं कि मैं इन चीज़ों के कारण इंस्पायर्ड हुआ और मैं सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। नर्स है, डॉक्टर है, मैनेजमेंट ऑफ ए नर्सिंग होम है, कोई भी सरेंडर के उसमें प्रोसेस में हेल्प कर सकता है। हर अथॉरिटी की ऑफिसर की ड्यूटी है कि चाइल्ड को सीडब्ल्यूसी में 24 घंटे में प्रोड्यूस करे। नॉन रिपोर्टिंग इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। सो देयरफॉर पब्लिसिटी दी जानी चाहिए इसको, ताकि कोई भी बच्चा अपने जीवन, उनकी जान को जोखिम ना पड़े। इनको लिखने वाले थे आर के विद सर, ही इज अ फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस छत्तीसगढ़। सो दिस इज अ वंडरफुल and also a very very important piece of writing which I wanted you to understand. Similarly, अगर हम गांधी जी की बात करें, हम पहले भी कर रहे थे, गांधी जी एज ए पीस मेकर, तो गांधी जी एज ए पीस मेकर हम कह सकते हैं, क्योंकि उनका ये कहना था द मोरल इन्फ्लुएंस वुड बी यूज्ड ऑन द साइड ऑफ पीस, नॉन वायलेंस डज रिकॉग्नाइज डिफरेंट स्पीसीज ऑफ वायलेंस, डिफेंसिव और ऑफेंसिव। यू नो, उनका कहना है कि लॉन्ग रन में नॉन वायलेंस जीतता है, वायलेंस इज कवर्डनेस। तो चाहे वो एबिसिनियन हो, चाहे वो स्पेनियार्ड्स हो, चाहे वो चेक हो, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो पोल हो, उन्होंने अगर नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस किया होता तो उनका कहना है कि उन्हें विजय अवश्य मिलेगी या मिलती। तो गांधी जी एक मोरल लीडर हैं वॉर के टाइम पर भी, और वो जो है नॉन वायलेंस और डायलॉग की बात करते हैं नेशंस के बीच में। गांधी जी, मतलब अगर आप कहेंगे वायलेंस को अगर वो अप्रूव करते हैं तो कॉवर्डिस हो गया, वो एक तरीके से उनका मतलब कहना चाहिए दब्बूपना या उनका पलायनवादी एटीट्यूड हो गया। तो उन्होंने कहा भी है कि आई डू बिलीव दैट वेयर देर इज ओनली a choice between cowardice and violence, I would advise violence. But I believe that non-violence is indefinitely superior, infinitely superior to violence. Forgiveness is far more manly than punishment, but forgiveness only when there is power to punish. You know, समझिए मेरी बात को। उनका कहना है कि एक चूहा कैट को माफ नहीं करता, जब वो अपने आप को उसके पीसेस से तोड़वा देगा फिर क्या माफ करेगा। तो इसीलिए जो हम्म, अगर आपके पास चॉइस है पलायन करने की और वायलेंस की, तो फिर पलायन मत कीजिए, फिर आप वायलेंस कीजिए। देयरफॉर ही इज अप्रिशिएटिंग द सेंटिमेंट ऑफ दोज हु क्राई आउट फॉर द पनिशमेंट ऑफ जनरल डायर, क्योंकि वो अगर उनका बस चलता तो उसको टुकड़ों टुकड़ों में कर देते। तो इसीलिए वो हेल्पलेस क्रिएचर को इंडिया को नहीं बनाना चाहते। गांधी जी चाहते हैं कि इंडिया जो है एक ऐसी स्ट्रेंथ और ऐसी पावरफुल कंट्री बने जिसके जो आइडियाज, जिसकी थॉट प्रोसेस और आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर हो। इंडिया हमेशा वायलेंस के लिए तैयार रहे, इंडिया हमेशा जागरूक है, लेकिन वायलेंस करेगा नहीं। उनके नॉन वायलेंस का मतलब ये नहीं है कि आप पिटते रहो, आप पिटते रहो टोटलिटेरियन रिजीम्स के अगेंस्ट भी, नहीं, ऐसा गांधी जी ने नहीं कहा। हैना अर्डेंट ने कहा है, हैना अर्डेंट, इट इज रिटन बाय Hannah Arendt that Gandhiji's enormously powerful and successful strategy of non-violent resistance had met with a different enemy, जैसे स्टालिन का रशिया, हिटलर की जर्मनी और प्री वॉर जापान। Instead of England, the outcome would not have been decolonization but a massacre and submission. ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन लेकिन गांधी जी किसमें बिलीव करते हैं? एब्सेंस ऑफ अ कंक्रीट एथिकल फाउंडेशन, बिकॉज वो ही बिलीव्स दैट अगर जब तक कंक्रीट एथिकल फाउंडेशन नहीं होगी तब तक कोई भी पॉलिटिकल आइडिया फंक्शन नहीं कर सकता डेमोक्रेटिकली या नॉन वायलेंटली। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड की जगह अगर स्टालिन का रशिया होता या प्री वॉर जापान होता या हिटलर का जर्मनी होता तो इंडिया फेल हो जाता। इंडिया फेल होता अगर उसके सिविलाइजेशनल वैल्यूज नहीं होते। सो इंडिया में क्या लेके आए गांधी जी? मोरल प्रोग्रेस लेके आए। जबकि गांधी जी तो बिलीव, हिटलर तो बिलीव करता था कि देयर मस्ट बी एलिमिनेशन ऑफ मोरालिटी फ्रॉम पॉलिटिक्स। लेकिन गांधी जी का तो मोरल लेजिटिमेसी, क्या आप वाकई आपको वो चीज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, गांधी जी इस बात में बिलीव करते थे। दैट इज वाई गांधी जी को जनरल भाषा में आप ये नहीं कह सकते कि गांधी मत बन,
मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जैसे हम कहते हैं, वो ऐसे नहीं कहते थे। गांधी एक ओरिजिनल थिंकर है पीस बिल्डिंग में, और वो सोच समझ के बात करते हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंटली बात करते हैं। तो गांधी जी के पर्सपेक्टिव से नॉन वायलेंस इज एन ऑन्टोलॉजिकल ट्रुथ, एक ऐसा ट्रुथ जो फॉलो करता है यूनिटी एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड लाइफ, जबकि वायलेंस से सब कुछ डैमेज हो जाता है। असेंशियल यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी की बात गांधी जी करते हैं। क्रिटिकल सेल्फ क्रिटिकल सेल्फ एग्जामिनेशन की बात गांधी जी करते हैं। गांधी जी शेयर्ड ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। गांधी जी शेयर्ड ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते कि अपनी शॉर्ट कमिंग्स आपको पता नहीं होना चाहिए। आपको अपनी शॉर्ट कमिंग्स पता होनी चाहिए, आपको अपने इम्परफेक्शंस पता होने चाहिए, और वो सेल्फिशनेस के अगेंस्ट हैं। तो इसीलिए गांधी जी का जो पीस का कॉन्सेप्ट है, वो ये नहीं है कि आप पिटते रहो मरते रहो। उनका ये है कि उसके पीछे भी स्ट्रैटेजिक रीजंस होने चाहिए। जैसा एज आई सेड, ही डज नॉट बिलीव इन द आइडिया कि आप हर तरह के गलत को आंख मूंद कर स्वीकार करो, ऐसा गांधी जी नहीं चाहते। That is what we can use in ethics, and also in general studies paper 1, and also in general studies paper 4. I mean to say ethics apart from essay, and also in terms of political science ideology, and even in interview। आपके आइडियाज अगर सिंपल हैं, क्लियर हैं, आप अगर दो लाइनें बोलते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि गांधी जी आपकी फेवरेट है तो क्यों है आपकी फेवरेट, तो आप इस बात से उन्हें बता सकते हैं। अब मैं चर्चा करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल की, जनरल स्टडीज पेपर 2 के एंगल से, इंटरनेशनल रिलेशंस में चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप कैसे इमर्ज हुआ। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन पॉलिटिकल साइंस और आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप, जिसको हम ऑल वेदर रिलेशनशिप आज की डेट में बोलता है, पाकिस्तान भी चाइना भी की जान चली जाए लेकिन हम दोनों भाई भाई, ये हुआ 1962 1962 इंडो चाइना क्लैश के बाद से, और अब तक दोनों साथ चल रहे हैं। चाइना ने शुरू में पाकिस्तान को अपने बराबर नहीं माना, एंड इट बिलीव दैट चाइना इज मतलब चाइना बिलीव दैट पाकिस्तान इज एक्चुअली नॉट अ वेरी वेरी सीरियस कंटेंडर टू बी एन इक्वल पार्टनर। तो इसीलिए चाइना जानता था पाकिस्तान को मेरी जरूरत है, तो इसीलिए पाकिस्तान ने उससे फ्रेंडशिप कल्टीवेट की। चाइना में उस समय कौन सा आइडिया चलता था कि अपनी स्ट्रेंथ को छुपाओ और अपने समय का इंतजार करो। आज की तरह नहीं कि बात बात पे जो चाइना जगह जगह जो आंखें दिखाता है, वैसे चाइना की बात हम नहीं कर रहे। चाइना उस समय इंटरनेशनल स्पॉइलर स्टेट नहीं था, ना दिखना चाहता था, लेकिन एक डिकेड में सब चेंज हो गया। चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप 1962 के बाद, जैसे मैंने बताया आपको, 1963 में पाकिस्तान गेव टू चाइना शक्शगाम वैली। आप प्लीज एटलस में देखिए ये कहाँ है। और चाइना ने पाकिस्तान को उसके बदले में आर्म्स दिया, न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम बनाने की मदद की, और बहुत सारा इकोनॉमिक एड भी दिया, लेकिन कभी भी फ्रेंडशिप को होल हार्टेडली ऐसे नहीं जोड़ा। इसके रीजन थे, क्योंकि चाइना इंडिया को भी अपने बराबर नहीं मानता था, या इंडिया को थ्रेट भी नहीं मानता था, क्योंकि वो तो यूएस को थ्रेट मानता था। लेकिन 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर और 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी चाइना ने कोई मिलिटरीली इंटरवीन नहीं किया, सिर्फ पब्लिकली सपोर्ट किया था 1965 में पाकिस्तान को, और 1971 में तो वो भी नहीं किया। जबकि चाइना ने तो, चाइना का जो यूएस के साथ जो रिलेशनशिप अच्छा बना उसमें पाकिस्तान का रोल भी था, लेकिन फिर भी चाइना ने कुछ नहीं किया। तो चाइना बिकेम कंसर्न अबाउट पाकिस्तान रेपुटेशन बिकॉज ऑफ इट्स न्यूक्लियर एक्टिविटीज, और खासकर चाइना का जो जिनजियांग प्रोविंस है, जहां पर एथनिक उइगुर मुस्लिम कम्युनिटी है, उसके लिए भी उसको डर है कि वहां पे टेररिज्म, वहां पे अनरेस्ट पाकिस्तान की वजह से फैल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों में मिलिटेंसी है। इसीलिए चाइना ने अपने आप को करगिल वॉर में 1999 में अलग कर लिया, और सिमिलरली ड्यूरिंग मुंबई टेररिस्ट अटैक 2008 में वो भी अलग कर लिया। लेकिन दो फैक्टर आ जाते हैं। पहली बात, आफ्टर 2000 इंडिया यूएस रिलेशनशिप में चेंजेस आए, और यूएस स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ इंडिया एज अ मेजर फैक्टर फॉर काउंटर बैलेंसिंग चाइना, और मिलिट्री और इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी दोनों की बढ़ने लगी। सोवियत यूनियन का जब कोलैप्स हुआ, उसके बाद से चीजें बहुत बहुत बदली। इसीलिए चाइना ने अपने आप को पाकिस्तान के साथ खड़ा कर दिया। गालवान वैली क्लैश ही एक एग्जाम्पल है जो कि चाइना का कंसर्न है कि इंडिया के यूएस के साथ अच्छे टाइज क्यों हो रहे हैं, डीप टाइज क्यों हो रहे हैं। इसीलिए वो इंडिया को सिर्फ बॉर्डर इशू में नहीं अटका सकता।
एंड सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, प्लीज गूगल इट, BRI, जो चाइना ने स्टार्ट किया, एक बहुत ही मल्टीलेटरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम, जिसमें चाइना ने बोला पूरे वर्ल्ड को मैं जोड़ दूंगा, पैसा मैं लगाऊंगा, लेकिन कितना उधारी पे दूंगा, ये है ना सोचने की बात। तो आप अगर 2 रुपए चाइना लगा रहा है तो उसके बदले सूद इतना वसूल कर लेता है कि सामने वाली कंट्री दे ही नहीं पाती, ब्याज ही नहीं दे पाती उसका, तो बात की तो दूर की बात है। इसी का इंपॉर्टेंट पार्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो चाइना ने पाकिस्तान को दे तो दिया सब कुछ, लेकिन बदले में जो लेगा वो तो वक्त बताएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, एनर्जी जोन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, गावदर पोर्ट का लोकेशन देखिए आप, गावदर पोर्ट क्यों उसे स्ट्रेटेजिक पोर्ट कहा जाता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक कनेक्शन साउथ वेस्ट चाइना और पाकिस्तान के बीच में इस कारण से बढ़ गया। यानी कि CPEC, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट है? यूपीएससी जनरल स्टडीज पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी के सेक्शन में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है, और BRI भी पूछ चुकी है वो इनडायरेक्टली। तो आपको देखना ये है कि दो फैक्टर चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान को लेकर। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर कल को लड़ाई होती है भारत पाकिस्तान की, या भारत चाइना की लड़ाई भी होती है, तो दोनों कंट्रीज कैसे बिहेव करेंगी। दूसरी बात, हमेशा चाइना पाकिस्तान को लेकर सिंपैथेटिक है, और पाकिस्तान भी चाइना को लेकर इन चीजों को प्रमोट करता है। जैसे बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप की बात करेंगे, म्यूचुअल असिस्टेंस की बात करेंगे, वो बात करेंगे, हम दोनों हमेशा साथ है, तो इंडिया के एंगल से दोनों ऐसा करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम फ्री है, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि इस्लामिस्ट मिलिटेंट जो जिनजियांग में है उनके पाकिस्तानी मिलिटेंट से लिंक है। फिर उसके बाद जो है चाइनीज सिटीजन जो पाकिस्तान में काम करते हैं, दे हैव बीन द टारगेट ऑफ टेररिस्ट अटैक्स। तीसरा, पाकिस्तान में जो है CPEC प्रोजेक्ट्स का अपोजिशन भी हुआ है। चौथा, चाइना ने जो है कश्मीर में, कश्मीर पे जो लेके उसका जो इशू है उस पर बहुत ज्यादा नहीं बोला है, स्पेशली आफ्टर द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में तो हमेशा कश्मीर को लेके इंडिया के अगेंस्ट ही बोला जाता है। तो ये कुछ आइडियाज मैंने आपको दिए कि कैसे पाकिस्तान और चाइना साथ मिलकर इंडिया के अगेंस्ट एक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, बिकॉज इंडिया इज अ ग्रेट नेशन इन द ग्रेट लीडरशिप। क्या भारत के, आज के भारत को गांधी जी चाहिए? ऐसे का टॉपिक हो सकता है, आपसे वैसे भी कोई पूछ सकता है क्या आज के भारत को गांधी जी चाहिए, जबकि पूरे विश्व में चारों तरफ राइट विंग, एक्सट्रीम राइट विंग लीडर्स और पॉलिटिशियंस जो हैं वो जीत रहे हैं। राइट विंग का अर्थात मेजॉरिटी पॉपुलेशन को अपीज करना, उनकी खुशी से बात करना, और कल्चरल वैल्यूज को इस तरीके से प्रस्तुत करना कि उसमें डाइल्यूशन का कोई स्कोप ही ना हो। जैसे इटली, एंटी इमिग्रेशन। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर जो दिया गया है वो है आपका रोम में, सॉरी रोम तो इटली हो ही गया, दूसरा एग्जाम्पल आपका लगा लीजिए ओलाफ शुल्स। वो राइट विंगर नहीं है जर्मनी में, लेकिन वो भी राइट विंग के आइडियाज से प्रभावित है, स्पेशली इमिग्रेशन, दूसरे कंट्रीज के लोग यहाँ क्यों आए। इटली की जहाँ तक बात की जाए, जो इटली की जो फार राइट लीडर हैं जॉर्जिया मेलोनी, वो कंट्री के फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं। खासकर उनकी जो पार्टी से जुड़े हुए हैं रेशील मुसोलिनी, बेनिटो मुसोलिनी की ग्रैंड डॉटर, वो भी उस पार्टी के एक्टिव मेंबर हैं। और वो कहती हैं कि मैं अपने ग्रैंडफादर की बातों से इंस्पायर्ड हूँ और बहुत प्राउड हूँ, मैं, मुझे कोई अशेम नहीं है। तो आप देखिएगा आखिर फैसिज्म है क्या। प्लीज डू गूगल फासिज्म क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो मुसोलिनी ने ही हिटलर को बढ़ाया था आगे चल के, ये बात सोचने वाली है। सिमिलरली फ्रांस में मैरिन लेपिन, मैरिन लेपिन ने बहुत तगड़ी टक्कर दी फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन को, क्योंकि मैरी लिपिन के दूसरे आइडियाज हैं और मैक्रोन के दूसरे आइडियाज हैं। सिमिलरली स्वीडन की बात करें तो जो हार्ड लाइनर होते हैं वो बात करते हैं कि कोई माइग्रेशन हमारी कंट्री में दूर से दूसरे देश से नहीं होना चाहिए, हेट क्राइम्स बढ़ जाते हैं, रेस क्राइम्स बढ़ जाते हैं, अपनी वेल्थ को कंसंट्रेट करने की बात करते हैं, और उनकी जो आउटलुक होती है वो रिलेटिवली कम वीक होती है। वो जो है रिलेटिवली आप कह सकते हैं मार्केट को प्रमोट करते हैं, बट देन दे बिलीव, एज आई टोल्ड यू, कि हमारा होमलैंड, नेटिविटी की बात करते हैं वो। तो महात्मा गांधी क्या इन विचारों से अवगत होते आज के दिशा में तो क्या बोलते वो? तो ये क्या लेगेसी हम छोड़ सकते हैं फ्यूचर के लिए? तो गांधी जी इन विचारों से यू नो
बिल्कुल भी अगेंस्ट थे इन विचारों के वो। तो दैट इज वन आइडिया वी कैन से, गांधी इज वॉइस इन इंडिया। गांधी जी आज भी इंडिया के विचारों में, इंडियन सोसाइटी में वो हैं, और उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है। दैट्स व्हाट वी कैन से। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़पेपर, लेट्स हैव अ लुक एट एन आइडिया। हमने पहले भी बात की थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। सो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो इकोनॉमिक आउटलुक है वो फॉरवर्ड लुकिंग है। उसके बाद पॉलिसी मेकर्स जो है वो देख रहे हैं कि व्हाट शुड बी हैपनिंग। जैसे केन्स का एक रिमार्क था, इफ यू वेट अंटिल ए प्राइस मूवमेंट इज एक्चुअली अफुट बिफोर अप्लाइंग रेमेडियल मेजर्स वी मेड बी टू लेट। यानी कि हमें टाइम से फोरकास्ट करना पड़ेगा सही दिशा में कि इन्फ्लेशन और ग्रोथ कितना हो सकता है। तो फोरकास्ट सिर्फ इन्फ्लेशन का नहीं होना चाहिए, जो रिस्क उसके जुड़े हुए हैं वो भी सामने आने चाहिए, और रिस्क जो है किस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो भी आने चाहिए। तभी आप जो है देश को, इकोनॉमी को आगे बढ़ा पाएंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करती है, इन जनरल भाषा में अगर हम कहें? तो अभी आरबीआई ने क्या पब्लिश किया, हाफ ईयरली मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट पब्लिश की, और उसके अंदर उन्होंने एनालिसिस किया। तो उसमें क्या एनालिसिस किया कि भाई जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है और जो ग्रोथ है वो जो है उन्होंने एक प्रिसाइज और ऑब्जेक्टिव तरीके से रखने की कोशिश की। लेकिन आरबीआई ने रेलेवेंट एक्सटर्नल सेक्टर, यानी जो एक्सटर्नल सेक्टर के जो रीजंस है, जैसे हमारे यहाँ तेल आ रहा है, हमारे यहाँ इंपोर्ट है, वो कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, उसको भी लेके आने की बात उन्होंने की। रिस्क तो यही है, यूक्रेन वॉर अगर और फैल जाता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर इन्फ्लेशन और राइज हो जाता है, तो उसका हमारी ग्रोथ पे, उसका हमारे इकोनॉमिक सिनेरियो पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव आरबीआई का है क्या, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के अलावा उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इकोनॉमी से डायरेक्टली कॉन्सिक्वेंटली जुड़ा हुआ है। यानी एक जो आरबीआई का जो पॉलिसी है, दैट इज टू स्टेबलाइज इंडियाज रुपीज वैल्यू। यानी जब आप रुपी की वैल्यू को देखते हैं, एक्सचेंज रेट देखते हैं डॉलर के अगेंस्ट में, स्पॉट मार्केट में भी, स्पॉट फॉरेक्स मार्केट में भी, तो उसकी क्या वैल्यू है। तो रुपी डेप्रिशिएट अभी हुआ है, लेकिन आरबीआई जो है उसके पास एक बहुत तगड़ा चैलेंज है कि भाई वो कितना रुपए को गिरने दे, और किस हिसाब से उसको कितना सपोर्ट करे। और स्टेबल रुपी अगर रहेगा तो हमारे इन्फ्लेशन भी कंटेन रहेंगे। इसीलिए आरबीआई जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर जिन भी कारण से रुपये गिर रहा है वो अपने मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस में उनको दिखाए। तो इसीलिए आरबीआई का स्टैंड कैसा है, अकोमोडेटिव स्टैंड है। यानी पॉलिसी रेट जो है वो इन्फ्लेशन के साथ एडजस्टेड है, लेकिन जितना कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे होना चाहिए उससे वो नीचे है। ऐसा मतलब आप कह सकते हैं कि दिस इज अ मोर ए डिबेटेबल पॉइंट रादर देन जस्ट गोइंग फॉर इट कि ऐसा होना ही चाहिए। सो एमपीसी आर्टिकल कहता है कि एकदम क्लियर और कंसिस्टेंट क्राइटेरिया ले ले, तो ये एक इशू है, जरूरी नहीं है कि एक्चुअली में ऐसा फॉलो किया जाए। तो मॉनेटरी कंडीशंस इंडेक्स फॉर इंडिया की बात करता है आर्टिकल कि भाई ये भी छाप दो आप लास्ट में। प्रोबेबली द पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ द पॉलिसी दे अंडरस्टैंड थिंग्स वेल, और आउटसाइड आइडियाज तो सिर्फ आइडियाज हैं, लेकिन फिर भी दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि सी सेट के कॉम्प्रिहेंशन में इकोनॉमी तो नहीं लेकिन कॉम्प्लेक्स और कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको हैंडल करने आने चाहिए। फाइनली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, a very important element here is to understand, अगर मैं बात करूं कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी की अगर बात करूं तो इंडिया भी उसमें से एक वंडर है। तो इंडिया भी उसमें एक वंडर है। ऐसी कंट्रीज जहाँ पे ग्रोथ स्ट्रांग है, इन्फ्लेशन मॉडरेट है, स्ट्रांग मार्केट भी है, तो इंडिया उनमें आ जाता है। जैसे वियतनाम में कम्युनिज्म वर्क करता है, तो वेस्टर्न बिजनेस लीडर्स तो पीछे हट गए हैं, लेकिन डेस्टिनेशन फिर भी वियतनाम है। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बहुत अच्छा हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट पावर हाउस बन गया है। और वियतनाम जो है, जो चाइना ने जो अभी छोड़ा, चाइना अगर स्लो डाउन हो रहा है तो वियतनाम ग्रो कर रहा है। तो दैट इज वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल्स, चाइना प्लस उसको कहा जा रहा है एक तरीके से, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। इंडोनेशिया, उन्होंने इस्लाम के साथ अपने इकोनॉमिक्स को मोल्ड किया है। वन ऑफ द मोस्ट डेवलपमेंट सक्सेस, रिसोर्स रिच है इंडोनेशिया। आप देखिए इंडिया क्या क्या इंपोर्ट करता है इंडोनेशिया से, जस्ट गूगल कीजिए आपको पता लगेगा। ग्लोबल कमोडिटी प्राइस बूम से फायदा उठा रहा है, और उसके बाद ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ बन रहा है, डोमेस्टिक इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, और एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट भी नहीं है, और उसका डेट भी बाकियों के मुकाबले कम है, और अनयूजुअली स्टेबली करेंसी है उसकी, जबकि करेंसी बाकियों की डाउन हो रही है। इट्स ए शाइनिंग एग्जाम्पल। इंडिया,
इंसुलेटेड डोमेस्टिक मार्केट, लेकिन फिर भी हमारी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है। रिफॉर्म आए हैं हमारी पॉलिसीज के अंदर, रेगुलेटरी क्रैकडाउन चाइना में हुए हैं, और अब इंडिया की तरफ जो है इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ बढ़ रही है। डिजिटल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज भी इंडिया में बढ़ रही हैं। अंडर पेनेट्रेटेड डोमेस्टिक मार्केट है इंडिया के, उससे ग्लोबल रिलेशन से हम बच जाते हैं। अब पिग्स कंट्रीज होती हैं, पिग्स, प्लीज डू चेकआउट पिग्स कंट्रीज कहाँ है, यूरोप में है, एशिया में है, लेटिन अमेरिका में, किधर है? वो जो है यूरो जोन डेट क्राइसिस के जोन में आती है। यानी पिग्स का मतलब पुर्तगाल, ग्रीस, दे विल बी पार्ट ऑफ इट। तो ग्रीस एंड पुर्तगाल, उन्होंने गवर्नमेंट डेफिसिट को कम किया है, अपने जीडीपी को उन्होंने शेयर डेफिसिट का कम किया है, मोर देन हाफ, दैट्स व्हाट वी कैन से। अब ग्रीस एक आज की डेट में एक हेल्दी यूरोपियन कंट्री हो गई है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है, टूरिज्म बढ़ा है, कोविड पैंडेमिक के बाद जो है चीज़ें वहाँ पे बहुत अच्छी हुई हैं, और इकॉनमी भी 4% से ऊपर ग्रो कर रही है। पुर्तगाल, पुर्तगाल भी अपने इन्वेस्टमेंट इट इज़ डूइंग इन ए वंडरफुल मैनर, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिफॉर्मिंग कंट्रीज, इट हैज़ गॉट अ गोल्डन वीज़ा। वहाँ पर जो है न्यू रिच इमिग्रेशन हो रहा है, और एक रेजिलियंट स्टॉक मार्केट है। तो पुर्तगाल एंड ग्रीस आर शोइंग दैट जो पिग जो एक्रोनिम हम उनके लिए यूज करते थे वो खत्म हो गया है, दैट इज थिंग ऑफ द पास्ट। सऊदी अरेबिया इज लुकिंग बियॉन्ड द ऑयल, इकॉनमी को रिफॉर्म कर रहा है, नाइट लाइफ चेंज हो रही है, वुमेन के और वर्कर्स के रिस्ट्रिक्शंस कम हो रहे हैं, और जो है ऑयल प्राइसेस जो है वो भी अच्छा कर रहे हैं, नॉन ऑयल प्राइसेस भी अच्छा कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट ऑयल के अलावा बाकी सेक्टर्स में भी हो रहा है, इट इज ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू स्मार्ट सिटीज, नई सिटीज भी बन रही हैं, फ्यूचरिस्टिक एंड कार फ्री वर्जन ऑफ अर्बन लाइफ भी वो क्रिएट कर रहे हैं। ओके, कार फ्री, कार होगी ही नहीं। तो पॉलिटिकल रिप्रेशन के लिए तो आप उनको अ, जानते हैं कि सऊदी अरेबिया इज नोन फॉर इट्स पॉलिटिकल रिप्रेशन, लेकिन अब जो है सिविल राइट्स हो गए, वो भी थोड़े से एक्सपैंड हो रहे हैं, इकोनॉमिक फ्रीडम भी दी जा रही है। सो दैट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन अलॉन्ग विद ग्रीन डेवलपमेंट। तो ये जो 7 इकोनॉमी की चर्चा की, सऊदी अरेबिया, ग्रीस, पुर्तगाल, इंडोनेशिया, इंडिया, वियतनाम, ये सब कंट्रीज जो हैं, इनके साथ जो है जापान की भी बात की गई है, जो कि ग्लोबल स्लोडाउन के बावजूद डिफ्लेशन इतने सालों तक यहाँ रहा है, जो कंट्री इन्फ्लेशन से गेन कर रही है। नॉट टू कोल्ड, नॉट टू हॉट, लेकिन एक वीक कॉर्पोरेट कल्चर जो है वो हेल्प कर रहा है प्रॉफिट मार्जिन को रेज करने में। लेबर कॉस्ट आर लो इन जापान नाउ देन इन चाइना, और चीप येन जो है वो भी एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर रहा है। इसीलिए चाइना के अलावा ये कंट्रीज हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में कि आफ्टर ऑल इकोनॉमीज वर्क कैसे करती हैं। दैट इज वाई इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। एक और भी अगर हम जनरल भाषा में लास्ट चीज की बात करें कि रेट हाइक हुआ, हुआ जी, क्या उससे क्रेडिट डिमांड कम हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। कैसे नहीं हो जाएगी? जैसे जीएसटी कलेक्शन इंडिया में बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स, पोर्ट एंड रेलवे टैरिफ, डोमेस्टिक एयर टैरिफ, सब बढ़ रहा है, ग्रोथ इसीलिए बढ़ रही है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, एंड अपार्ट फ्रॉम इट अर्बन डिमांड इज ऑल्सो ग्रोइंग फेस्टिव सीजन के कारण। तो आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की सेंसिटिविटी और कैलिब्रेटेड रेपो रेट इंक्रीज के बावजूद हमारा क्रेडिट ग्रोथ नेगेटिवली नहीं जा रहा है। एनबीएफसी और मिड साइज कंपनीज जो हैं वो क्रेडिट ग्रोथ को हेल्प कर रही हैं, वो चलता रहेगा आने वाले टाइम में भी। डिजिटाइजेशन ऑफ कस्टमर इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरनल ऑपरेशंस भी पहले से ज़्यादा तेज हो गए हैं, एमएसएमईज भी पहले से ज़्यादा बढ़ गई हैं, गवर्नमेंट स्पीकिंग बैंक क्रेडिट दे रहा है एमएसएमईज को, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। तो ये एक थिंकिंग है कि आप कैसे सोचते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है कि पीछे उड़ रहा है। इनकम लेवल्स राइज कर रहे हैं, सेमी अर्बन और रूरल मार्केट, जैसा मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर में अभी आपको बताया कि उनकी ग्रोथ बढ़ रही है, उनका कंजम्पशन बढ़ रहा है। बैंकिंग सिस्टम वेल कैपिटलाइज्ड है, बैंकिंग के पास अच्छा खासा सफिशिएंट कैपिटल बफर है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि एज टेक्नोलॉजीज के आने के साथ साथ हम आगे और नहीं बढ़ेंगे? सो ये दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पॉजिटिव थिंकिंग। मैंने कोई कॉन्सेप्ट ऐसा डिस्कस नहीं किया जो आपको ना समझ में आए। व्हेन इट विल बी लिंक्ड विद द basic concepts from NCERT and from the other material which is available everywhere, then you will be able to make sense of this very much. लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, नीति आयोग के मेंबर रमेश चंद, उन्होंने बताया कि डब्ल्यूपीआई का रिवीजन होना चाहिए। चांद साहब फेवर में है कि सर्विसेज को आप डब्ल्यूपीआई में लेके आइए, ताकि जो है पूरा एक प्रॉपर इंडेक्स दिख सके। तो प्लान जो है बेस ईयर को चेंज करने का भी है, जो 2011-12 का बेस ईयर उसको बनना चाहिए 2017-18, लेकिन इकोनॉमिस्ट कहते हैं
कि और भी रिसेंट कर लीजिए। तो अगर 17-18 नहीं किया तो और डिले रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि देयर वाज एन इकोनॉमिक स्लो डाउन इन 2019-2020। तो गवर्नमेंट जो है सर्विस सेक्टर को भी लेके आ रही है प्राइस मूवमेंट में लाने के लिए। सर्विस सेक्टर का रोल है प्राइस मूवमेंट को अप एंड डाउन दिखाने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर, क्योंकि होलसेल प्राइस इंडेक्स को फाइनलाइज कर रही है न्यू सीरीज के साथ। तो दैट इज व्हाट is the role of DPIIT, that is Department for Promotion of Industry and Internal Trade. So that is what is the last point of the day. Do keep share your ideas and also your points. We have a lot of issues to solve, but then our intentions and our goal and our ideas is that you must get the best, and that is only possible when you work smart and hard. Do like, share and subscribe our channel, and also do get back for customized courses. Thank you very much. All the best.